अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे, मज़े में होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं आपके पास सायरा नाज के नावल मेरी दहलीज़ पेश के साथ। तो बढ़ते हैं नावल की जानिब, लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। बढ़ते हैं पहली किस्त की जानिब। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तेरी नाज़ुकी से जाना कि बंदा था अहद बूदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर इस्तवार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे नीम कश को, ये ख़लिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। रग संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो अगर शिरार होता। गम अगर जाँ गुसल पे है कहाँ बचें के दिल है, गमे इश्क गर ना होता गमे रोज़गार होता। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न गर्क दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। उसे कौन देख सकता कि ये गाना है वो यकता, जो दुई की वो भी होती तो कहीं दो चार होता। ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नाबादा ख्वार होता। इंतकाम और बदला बज़ाहिर दो हम मानी अल्फाज हैं, मगर इनके मुतालिब बहुत वसी हैं। ये दो लफ्ज़ इंसान की ज़िंदगी को यकसर बदलने का हुनर जानते हैं। बदला इंसान को सुकून देता है तो इंतकाम उसकी ज़िंदगी का सुकून ही दरहम बरहम कर देता है। खुदावंद ज़ुल जलाल ने भी इंसान को किसास का अज़्म दिया है, मगर उसने साथ ये भी वाज़े कर दिया है कि माफ़ कर देना एहसन अमल है। मगर हम इंसान इन अहकाम से सिर्फ़ अपने मतलब के मायने अख्ज़ करते हैं और इन अहकाम से नज़रें फेर लेते हैं जो हमें मुआफ़ी का दर्स देते हैं। बदले की आग में झुलसता इंसान ये देख ही नहीं पाता कि इस आग में क्या कुछ जलकर राख हो रहा है। ऐसी ही एक कहानी में आपके साथ बुनने वाली हूँ, जिसके किरदारों को पता नहीं कि बदला किससे और क्यों लेना है, और जब इल्म हुआ तो हाथ में कुछ बचा ही ना था। ये कहानी यकीनन आपको सिखाएगी कि इंतकाम कैसे इंसान की अक्ल को सल्ब कर लेता है, और फिर बदला लेने वाला शख्स बिना किसी नफ़ा नुकसान की परवाह किए बस अपनी तस्कीन के लिए हर वो काम करता चला जाता है जो उसे तबाही के दहाने पर ले जाता है। आइए देखते हैं कि इस कहानी के किरदार किस मोड़ पर आकर संभले थे और फिर उनके हाथ सिर्फ खसारे ही आए थे। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के नवाही गांव अहमदनगर में सुबह हमेशा से ज़्यादा उजली और रोशन थी। सूरज की पहली किरणें नारंगी होकर ज़रख़ेज़ ज़मीन पर गिरती चारों अतराफ में रोशनी बिखेर रही थी। आज़ाद फ़िज़ाओं में बसे पंछी अपनी चहकारों से रब्बे करीम की हम्द सना में मशगूल थे। लहलहाते खेत और फलों से लदे बागात भी एक रोशन दिन की आमद पर सरमस्ती से झूमते नज़र आते थे। हल्की हल्की चलती ठंडी और ताज़ा हवा खुद में सांस लेने वालों के जिस्मों को छूकर उन्हें एक तरावट और ताजगी बख्शती थी। उगती सुबह का ये पुरकैफ तासुर सुबखेज़ी के आदी अफराद को सारा दिन तरोताज़ा रखता था। कच्चे पक्के बने घरों से उठती देसी और रवायती पकवानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबू वहाँ के मकीनों के जाग जाने की पेशन गोई करती दिखाई देती थी। इन्हीं गलियों में मौजूद एक घर में बने कमरों में से एक में महू इस्तराहत वजूद अपने गर्दनवा से उठती आवाज़ों पर मुसलसल करवटें बदलने में मसरूफ़ था। इस वजूद के हाथों की हरकत वाज़े तौर पर उसकी बेजारी ज़ाहिर कर रही थी। बिस्तर पर दराज वजूद कभी सर तक चादर तान कर तो कभी तकिए तले सर दबाकर
اطراف سے اٹھتی آوازوں کا گلا گھونٹنے کی بھرپور کوشش میں تھا، مگر اس گھر کے رہائشی بھی بڑی مستقل مزاجی سے پچھلے پونے گھنٹے سے پورے ذوق و شوق کے ساتھ کسی موضوع پر بحث کیے جا رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ تھک ہار کر اس وجود نے ہی ہار مانی تھی اور اگلے ہی پل وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، تکیہ اور چادر بے دردی سے ایک جانب پھینکتی، پیروں میں چپل اڑستی۔ اس نے سرہانے پر دوپٹہ اٹھا کر لاپرواہی سے گلے میں ڈالا تھا۔ دروازے تک پہنچنے پر وہ اپنے ریشم کے لچھے جیسے بالوں کی آبشار کو ڈھیلے ڈالے سے 2-3 بل دے چکی تھی، جو کہ یقیناً اگلے کچھ پلوں میں کھل جانے تھے۔ اس کے منہ کے بگڑے زاویے اس کی مزاج کی برہمی کا پتہ دیتے تھے۔ بابا جان! وہ سیدھا چلتی اپنے باپ کے سامنے جا رکی تھی اور منہ بسور کر انہیں پکارنے پر عرفان صدیقی کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی۔ زرینہ عرفان نے دریدہ نظروں سے اپنی بیٹی کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھے تھے، جبکہ ان دونوں کے ساتھ بیٹھی تائی جان کے چہرے کے تیور خاصے بگڑے تھے۔ اسے دیکھ کر چھوٹے دونوں بھائی اس کی آمد کی بو پاتے ہی اس کے کمرے سے نکلنے تک صحن سے 9-11 ہو چکے تھے۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ کسی بڑے کا ادب لحاظ، سر جاڑ منہ پہاڑ، بس چلی آئی ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی محفل میں آنے کا؟ عرفان صدیقی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی تائی جان کے طنزیہ تبصرے نے اس کا حلق تک کروا کر دیا۔ باپ کی تنبیہی نظر پر وہ جواباً ایک شکایتی نگاہ ان پر ڈال کر ترچھے رخ ذرا سا مڑی تھی۔ تمام اہل خانہ کو علیحہ عرفان کا سلام۔ بابا جان! پچھلی اتوار کو آپ نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ اگلی اتوار یعنی آج کے دن مجھے کوئی بھی 10 بجے سے پہلے نہیں جگائے گا، تو پھر صبح 7 بجے ان مذاکرات کی کیا تک بنتی ہے؟ پچھلی بار پھوپھو کے اکلوتے سپوت کی شادی کی تاریخ طے ہونی تھی، سو صبح سویرے جاگنا بنتا بھی تھا، مگر ان شادی کی تیاریوں اور لین دین کے معاملات پر بحث کسی اور وقت پر بھی تو اٹھا رکھی جا سکتی ہے نا؟ علیحہ نے سب پر سلامتی بھیجتے اپنا رخ واپس عرفان صدیقی کی طرف موڑا۔ اس کے لٹھ مار انداز پر زرینہ نے اسے گھڑی سے نوازا تھا تو تائی جان کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری تھی۔ بی بی، نیک اور شریف لڑکیوں کے لچھن نہیں ہوتے یوں 3 چرے تک سونے کے۔ ہم تو کبھی نہ سوئے اتنا اپنے باپ بھائی سے بھی بات کرنے کا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک بار پھر تائی جان کا کروا کسیلا لہجہ اس کی سماعتوں کی نظر ہوا تھا۔ علیحہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ دل تو چاہا کہ پلٹ کر ایک بار ان سے ضرور پوچھے کہ رافعہ اور شافعہ ابھی تک جاگی کیوں نہیں، مگر اس نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا کہ وہ بچپن سے ان رویوں کی عادی تھی۔ بھابھی، یہ تو بس اتوار کے دن ہی زیادہ سونے کی فرمائش کرتی ہے، وگرنہ سارا محلہ جانتا ہے کہ ہماری بچی کس قدر محنتی اور ذہین ہے، عرفان صاحب نے تاکیدی نظروں سے دیکھتے رسانیت سے کہا تھا، گو کہ ان کے پاس ان کے ہر سوال کا جواب تھا، مگر وہ بیوہ بھابھی کے ادب میں کوئی کمی نہ آنے دینا چاہتے تھے۔ میں تو بس اس کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، آخر کل کو اگلے گھر بھی تو جانا ہے نا اسے، خالی پڑھائی کا اچار تو ڈالنے سے رہے نا۔ اب عرفان صاحب کی بات پر سکینہ نے فوراً پینترا بدلا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ہماری علیحہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سے گھرداری سیکھ رہی ہے، روز رات کا کھانا وہی بناتی ہے۔ کل جو کدو گوشت بھجوایا تھا نا اظہر کے ہاتھ، وہ ہماری علیحہ نے ہی بنایا تھا۔ اس بار مٹر چھیلتی زرینہ اس کی مدد کو آگے آئی تھی۔ عرفان صاحب کے ساتھ ساتھ علیحہ کے چہرے پر بھی ایک مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ سکینہ کے چہرے پر بھی حیرت کے واضح تاثرات ابھرے تھے۔ ہاں اچھا تھا، اب میں چلتی ہوں، باقی کی بات پھر کر لیں گے۔ جاؤ علیحہ، تم سو جاؤ جا کر۔ سکینہ نے فوراً ہی اپنی حیرت پر قابو پاتے بات بدلی تھی۔ عرفان صاحب نے سر ہلا کر اسے آنکھوں میں سو جانے کا اشارہ کیا تھا تو علیحہ بنا کچھ کہے ہی پلٹ آئی تھی۔ اسے آج تک سکینہ کے رویے کی سمجھ نہ آئی تھی، جو پل میں تولا پل میں ماشا کی عملی تفسیر تھیں۔ علیحہ نے انہیں ہمیشہ طنزیہ انداز میں ہی بات کرتے دیکھا تھا اور ان کے لہجے کی کرواہٹ تائی جان کی وفات کے بعد سے خاصی بڑھ گئی تھی، مگر عرفان صاحب نے ان تینوں بہن بھائیوں کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیں گے۔ جہاں ضرورت ہوتی وہ خود ہی مناسب انداز میں اپنے بچوں کا دفاع کر لیا کرتے تھے، مگر پچھلے کچھ عرصے سے علیحہ کو نہ جانے کیوں لگنے لگا تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے کی تلخی مزید بڑھ جاتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یقیناً
یہ اس کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ جب سے اظہر کی آنکھوں کا رنگ اسے دیکھ کر بدلنے لگا تھا تب سے ہی سکینہ کے لہجے کا تاثر بھی بدل گیا تھا۔ وہ یقیناً بیٹے کے رنگ سے ناواقف نہ تھیں۔ علیحہ کو اظہر میں کوئی دلچسپی بھلے سے نہ تھی، مگر اسے اپنی نیک نامی بے حد عزیز تھی، سو وہ یہی کوشش کرتی کہ اس کا تائی اور اظہر سے کم ہی سامنا ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو وہ محسوس کر رہی ہے وہ اس کے باقی گھر والے بھی محسوس کریں، مگر ہونی تو وہی ہو کر رہتی ہے۔ علیحہ انہی سوچوں میں الجھی جانے کب دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ کی گونج ماحول پر چھائے سناٹے میں ایک ارتعاش سا برپا کر گئی تھی۔ سر جھکا کر کام میں مصروف افراد نے بساختہ سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تھا۔ سامنے ہی سیاہ ٹکسیڈو کے ساتھ سیاہی لوفرز پہنے، اپنے کالے گھنے بالوں کو سلیقے سے جمائے، وجیح و جمیل شخصیت کا مالک اسیر خان درانی غیظ و غضب کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں اس وقت شدید غصہ ہلکوڑے لے رہا تھا۔ سب لوگ ذرا کی ذرا سر اٹھا کر واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور اس وقت مزید تندہی سے اپنا کام کرنے لگے تھے کہ انہیں اپنی نوکری کے ساتھ عزت بھی پیاری تھی۔ وہاں موجود سبھی افراد جانتے تھے کہ ان کے باس کو غصہ کبھی کبھار ہی آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا تو پھر بہت شدید آتا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں چوری چھپے لوگوں کی ویڈیو کو بنا کر انہیں منظر عام پر لانے کا، تو پھر اب AK درانی تمہاری ایسی ویڈیو سارے چینل کو دکھائے گا کہ لوگ اسے صدیوں یاد رکھیں گے۔ سامنے کھڑے شخص کو گریبان سے تھام کر اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا تھا۔ آج صبح تک وہ شخص اسیر درانی کا مصاحب الخاص تھا، مگر اب یقیناً وہ شخص کچھ بھی نہ رہنے والا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سر، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے بہت مجبوری میں یہ کام کیا تھا۔ اس شخص نے خود کو بچانے کی ایک ادنا سی کوشش کی تھی۔ وہ ہاتھ باندھ کر اسیر سے گویا ہوا، وفاداری کسی مجبوری کی محتاج نہیں ہوتی جمیل۔ تمہاری کوئی بھی تعویل تمہارے گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکتی، تمہیں اپنے کیے کا بھگتان بھرنا ہی پڑے گا۔ اسیر نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے درشتی سے کہا تھا۔ سب خیریت ہے بگ بی؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال کرنے والا اسیر خان درانی کا چھوٹا بھائی عربد خان درانی تھا۔ وہ لفٹ سے نکلتے ہی اسیر کو یوں تیزی سے بولتے دیکھ کر اس کی طرف آیا تھا۔ اسیر کے برعکس وہ جینز کے ساتھ ہائی نیک پہن کر اس پر کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ شام کو ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کرو عربد، ان تمام چینلز کو بطور خاص دعوت نامہ بھیجنا جنہوں نے کل اس ویڈیو پر خاصا ہنگامہ برپا کیا تھا۔ شام کو ملتے ہیں۔ تب تک یہ شخص کسی صورت AK انٹرپرائزر کی عمارت سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ عربد کی بات کے جواب میں اسے ہدایت دیتا وہ آخر میں ایک جانب کھڑے گارڈ کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہاں موجود نفوس نے سکا سانس لیا تھا کہ وہ لوگ اس کے عتاب کا نشانہ بننے سے بچ گئے تھے، ورنہ جب سے وہ ویڈیو والا ڈرامہ ہوا تھا تب سے روز ہی کوئی نہ کوئی اسیر کے غصے کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ عربد نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ سکوڑتے اسیر کو جاتے دیکھا تھا اور ایک تیز نظر سر جھکا کے کھڑے جمیل پر ڈال کر جیب سے موبائل نکالتا اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بابا جان، آپ امی کو سمجھائیں نا کہ مجھے لہنگا پہننے دیں۔ اظہر بھائی کی مہندی پر علیحہ آدھا گھنٹہ ماں کے ساتھ سر کھپانے کے بعد اب اپنی بات منوانے کے لیے عرفان صدیقی کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ تو پہنو بیٹا، تمہیں منع کس نے کیا ہے؟ عرفان صدیقی نے مسکراتی نظروں سے دل ہی دل میں بیٹی کی بھلائی لیتے کہا۔ اس گھر کی ہوم منسٹر کے سوا کس کی جرأت ہے کہ مجھے منع کر سکے؟ بیٹی کے منہ سور کر کہنے پر عرفان صدیقی کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے گرد اپنا بازو حمائل کیا تھا۔ اسی اثنا میں زرینہ بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بس اب آپ کی حمایت میں بولنا شروع کر دیجیے گا، آپ کے اسی لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے اسے۔ ارے میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے اتنے پیسے لگا کر یہ لہنگا سلوانے کی جو کہ بعد میں کسی عام موقع پر پہنا بھی نہ جائے گا؟ سیدھی سادی شلوار قمیض بنائے گی تو بعد میں 100 موقعوں پر کام آئے گی۔ زرینہ نے اپنی شریک حیات کو کچھ کہنے کے لیے پرتولتے دیکھ کر اپنی ہی بات کہہ دی تھی۔ علیحہ نے ایک ناراض نگاہ ماں پر ڈال کر دوسری جتاتی ہوئی نگاہ باپ پر ڈالی تھی۔ گویا کہہ رہی ہو کہ دیکھ لیا نا کہ میں کیا کہہ رہی تھی۔
अरे नेक बख्त, क्यों बिला वजह गुस्सा करती हो? ये चंद पैसे हमारी बिटिया की खुशी से ज़्यादा अहम तो नहीं है ना? तुम क्यों इसे इसकी खुशी पूरी करने से रोकती हो? इरफान सदीकी की बात पर सरीना ने एक तीखी निगाह इन पर डाली थी और अलीहा के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट ने डेरा डाला था। सदीकी साहब, कल को इसे अगले घर भी जाना है। यूँ इसकी सारी फरमाइशें पूरी करेंगे तो इसे अपनी बात मनवाने की आदत पड़ जाएगी। ज़रीना माँ थी जो दूर की सोचती थी। इन्हें उसके कल की फ़िक्र थी, मगर इरफान सदीकी की सोच इनके बरअक्स थी। नेकबख्त, वो कौन सा रोज़ रोज़ कोई फरमाइश करती है? इतनी समझदार तो है हमारी बेटी, और मैं अपनी बेटी को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखूँगा। घर में बर होते हुए हम क्यों बाहर लड़का ढूंढेंगे? इरफान सदीकी ने कहा कि बात कहाँ जोड़ी थी। इनकी बात पर जहाँ ज़रीना का मुँह खुला था, वहीं अलीहा भी जहाँ की तहाँ रह गई थी। अलीहा असल मसला भूलकर बेयकीन नज़रों से बाप को देख रही थी कि सकीना का रवैया जानने के बावजूद भी वो किस बर्ते पर ये बात कर रहे थे। सुन तो दरवाजे के पार खड़ा अजहर भी ये सोच कर हुआ था कि क्या वाकई ये मुमकिन था। ये तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने कोई माफूकुल फितरत बात तो नहीं कह दी। अपनी बेटी का भला सोचने का मुझे पूरा हक है, और मेरी नज़र में अजहर से बेहतर इस झल्ली के लिए और कोई नहीं है। इरफान सदीकी के पुरयकीन लहजे पर अलीहा एक खामोश निगाह इन पर डालकर वहाँ से उठ आई थी। आप भी कमाल करते हैं सदीकी साहब, भला कोई यूँ भी मुँह भर कर अपनी बेटी के सामने ऐसी बात करता है? अलीहा के कमरे से निकलते हुए अपने पीछे ज़रीना की आवाज़ सुनी थी, मगर वो इरफान सदीकी का जवाब सुनने के लिए वहाँ मज़ीद ठहरी नहीं थी। इसका दिमाग ताईजान के रद्द-ए-अमल का सोचकर ही साएं करने लगा था। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इरफान सदीकी के पुरइत्माद लहजे ने उसके अंदर उठती सारी आवाज़ों का गला घोंट दिया था। वो गायब दिमागी के साथ कमरे से निकली, एक तरफ खड़े अजहर को भी ना देख पाई थी जो अब इसके पीछे ही चला आ रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था कि असीर खान दुरानी का दामन साफ है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी रो में बैठे एक सहाफ़ी ने कुछ देर पहले दिखाई गई वीडियो के बाद अपने साथी को जताते हुए अंदाज में कहा, कोयले की कान में बैठने वाले भी कभी मालिक कालिक से काले बचते हैं क्या? दूसरे सहाफ़ी ने नासिहाना अंदाज में तबसरा किया था। जाने ये अपने साथी के दावे की तरदीद थी या तस्दीक। असीर खान दुरानी वो जोहरी है जो कोयले की कान में सिर्फ हाथ डालकर तराशा हुआ कोहिनूर बरामद कर लेता है। तो फिर ये तो एक छोटी सी गलत फहमी का दब्बा था जो उसने एक ही दिन में अपने दामन से साफ कर लिया। पहले वाला शख्स शायद ए दुरानी के सच्चे पुरसितारों में से था। जानते हो अकील, कुछ तेजाब ऐसे भी होते हैं जो किसी कपड़े पर गिरते साथ ही उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि कुछ ही देर बाद उस कपड़े को धोने या इस्त्री करने से उसमें लगा छेद वाज़ेह होता है। अब जाने एके ने अपने किरदार पर लगा दाग धोया है या अनजाने में उस पर तेजाब गिरा बैठा है, ये तो अब कुछ वक्त के बाद ही साबित होगा। उस शख्स का फलसफियाना सा अंदाज हुनूज कायम था। मेरे ख्याल से असीर दुरानी ने कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक कहा था कि ज़राए अबलाग वालों में तिल का तेल बनाने की आदत बड़ी तेज़ी से पुख्ता हो रही है। कल जो वीडियो मंजर आम पर आई थी, इसमें साफ जाहिर था कि असीर दुरानी की बजाय वो लड़की ज़बरदस्ती उसके गले पर रही थी, मगर तमाम चैनल्स ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस मॉडल के साथ ज़बरदस्ती की वीडियो को खूब मिर्च मसाला लगाकर आवाम के सामने पेश किया। सब जानते हैं कि ये मॉडल की सस्ती शोहरत हासिल करने का एक निहायत घटिया और पुराना तरीका था, मगर फिर भी इस खबर को खूब उछाला गया। अब जो चैनल्स कल ए दुरानी के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, वो अब उसे सबसे पहले माफ़ीनामा भेजकर आवाम की नज़रों में खुद को सच्चाई के लंबरदार दिखाने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर दर्जाबंदी की दौड़ लग जाएगी। इस सारे खेल में किसी के किरदार पर कैसे कैसे कीचड़ उछाला गया, किसी को कोई परवाह नहीं। हमें तो बस अपने चैनल को फ़रोग़ देना है, अकील नामी सहाफ़ी ने एक बार फिर दिल गिरफ्ती से कहा था। वो शायद सच में ज़र्द सहाफ़त से उकताया हुआ लगता था। उसके साथी ने मज़ीद कुछ भी कहने के बजाय अपनी तवज्जो सामने बैठे असीर दुरानी की तरफ मरकूज़ की थी, जो किसी सहाफ़ी के सवाल का जवाब दे रहा था। अकील भी गहरा सांस भरता इस जानी मुतवज्जा हुआ। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी क्या खूब लिखते हैं कि पुराने ज़माने में किसी को बदनाम करवाना होता था तो उसके नाम की पर्ची किसी तवाइफ को पकड़ा देते थे, और फिर क्या गली कूचों में उसकी बदनामी के चर्चे होने लगते थे। लेकिन जब से ये मादर पदर आज़ाद मीडिया आया है,
तो तवाइफों वाला काम नाम नहाद सहाफ़ियों से लिया जाता है। एक अदद लिफाफा पकड़ाएं और इसके बाद सोफ़े पे नीम दराज होकर देखें कि कैसे प्राइम टाइम में झूठे मवाद पर मबनी फ़ाइलों के अंबार खोल कर बैठ जाते हैं और अच्छों को रातों रात विलन बना देते हैं और चोरों को, डाकुओं और नशेइयों को सादिक और अमीन बना देते हैं। आजकल के मीडिया हाउसेस यही तो कर रहे हैं कि कहीं से उड़ती हुई कोई अफवाह पकड़ी और अपनी चैनल की दर्जा बंदी के चक्कर में इस खबर का ऐसा सत्यानाश मारकर पेश करते हैं कि इस खबर में सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं होता। इस खबर को इस कदर मसख किया जाता है कि आवाम असल हकीकत से नाआशना ही रह जाती है। असीर दुरानी ने खुद से इस वाक़े के ज़िम्मेदारान के मुतालिक सवाल करने वाले की आंखों में आंखें डालकर अपने अज़ली उखर अंदाज और ख़ासे सर्द लहजे में इसे जवाब दिया था। दूसरे लफ्ज़ों में उसने सीधा सीधा इस सारे तमाशे का ज़िम्मेदार मीडिया को ठहरा दिया था। सर आप खुद मीडिया से वाबस्ता होकर कैसे उसे ही बुरा कह सकते हैं? ये सवाल अकील नामी सहाफ़ी के साथ वाले साथी ने किया था। अपने तईं इसने असीर दुरानी को घेरने की कोशिश की थी, मगर असीर का जवाब उसकी जहानत का पोल खोल गया था। मिस्टर वटेवर, मैं एक प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ, न्यूज़ चैनल नहीं, और मैं यहाँ इन्हीं थर्ड क्लास न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ जो कागज़ के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान बेचते हैं। असीर की बात पर वहाँ मौजूद तमाम सहाफ़ियों में चैमगोइयाँ शुरू हो गई थीं। यकीनन इसकी बिना किसी लगी लिपटी के की गई बात इन सहाफ़ियों को हज़म न हो रही थी, मगर ए दुरानी ने न कभी पहले लोगों की परवाह की थी और ना ही इसे अब किसी की कोई फ़िक्र थी। इसने जिस काम के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करवाई थी वो हो चुका था। सो अब कोई उसके बारे में क्या कहता है, इससे कोई सरोकार न था। वो उठने का कसद कर ही रहा था कि एक जानिब से खासे चुभते हुए लहजे में एक सवाल उसे वापस बिठा गया था। मिस्टर दुरानी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर गए हैं? जिन न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ आप बोल रहे हैं, अपनी तख्लीक़ात की मशहूरी के लिए आप इन्हीं खबर रिसां इदारों के मोहताज होते हैं, तो फिर ये गरूर किस बात का? उस सहाफ़ी लड़की का सवाल असीर को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गया था। उसके साथ बैठे इरबद ने आंखें सुकोड़ कर उस लड़की को देखा था। वो नैनतारा अब्बासी थी, एक उभरती हुई सहाफ़ी जो आजकल किसी बड़े मारूफ व मशहूर चैनल पर नाशिर के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रही थी, और वह सहाफ़त की एक सच्ची अलंबरदार भी थी। सो इसकी तरफ से ये सवाल वाक़तन हैरान कुन नहीं था कि इसे अभी इस दलदल की गहराइयों से वाकफ़ियत हासिल न हुई थी। असल हैरानी की बात यह थी कि वो वहाँ मौजूद वाहिद सहाफ़ी थी जिसे असीर दुरानी ने नाम लेकर मुखातिब किया था, और असीर दुरानी का किसी नए सहाफ़ी को उसके नाम से बुलाना वहाँ मौजूद बकिया अफराद के लिए कोई छोटी बात न थी। मिस्तारा, आपके सवाल में थोड़ा सा लफ्ज़ों का हेर फेर कर दें तो आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। बस एक बात बता दूं कि हम अपनी तख्लीक़ात के लिए इन खबर रसां इदारों के हरगिज़ मोहताज नहीं, बल्कि आपके न्यूज़ चैनल्स हमारे मोहताज हैं। हम बंद कमरे में बात करते हैं और आप उसे ख़बर बना देते हैं। सो आप ही जान लें कि कौन किस पर मुनहसर है। एक आखिरी बात, मैं खुद शनास ज़रूर हूँ मगर खुद पर कभी गुरूर नहीं करता। असीर दुरानी अपनी बात कहकर मज़ीद वहाँ रुका नहीं था। तारा मज़ीद कुछ कहना चाहती थी, मगर बकौल उस खरूस शख्स ने उसे अपनी बात कहने का मौका ही ना दिया था। वो तिलमिलाती हुई नज़रों से उसे जाता हुआ देख रही थी। वो शख्स उसके मुंह पर अपने लफ्ज़ों का तमाचा मार गया था और वो कुछ भी ना कर पाई थी। असीर के पीछे जाते अरबद की मानी खेज़ मुस्कुराहट उसके गुस्से को हवा देते उससे मज़ीद आग लगा गई थी। वो इन लोगों के जाते ही अपने साथी सहाफ़ियों की जानिब मुतवज्जा होना महसूस कर चुकी थी। वो लोग यकीनन उससे जानना चाहते थे कि किसी को घास न डालने वाला असीर दुरानी सहाफ़त में कुछ अरसा पहले ही कदम रखने वाली तारा को उसके नाम से कैसे जानता था, और वो सवाल का जवाब वो किसी को भी ना देना चाहती थी। सो किसी के भी कुछ पूछने से पहले वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई थी। लोग रखे हैं अब नज़र हम पर, फरिश्तों तुम हिसाब रहने दो। इतबाफ अबरिक अलीहा अपने कमरे में आकर ख्वाब दिमागी किसी कैफियत में ढीले डाले अंदाज में अपने बिस्तर पर बराजमान थी जब अज़हर की गंभीर आवाज़ में पढ़े गए शेर पर वो चौंक कर सीधी हुई थी।
उसे अपने कमरे में मौजूद पाकर अलीहा के चेहरे पे वाज़ेह नागवारी उभरी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके शेर पर तबसरा किए बिना ही अलीहा ने तपे हुए लहजे में इस्तफसार किया। आराम से, मैं तो बस ये कहने आया था, मैं चचा जान से के फ़ैसले से अपने पूरे जी जान से मुत्तफिक हूँ। मेरा दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सब उनकी हमायत में उछल कूद कर रहे हैं। अजहर ने उसके चेहरे के तने तने तीखे नकुश पर एक नज़र दौड़ाते चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट ये बज़ाहिर संजीदा मगर दरपर्दा शरारत से भरपूर लहजे में अपनी बात मुकम्मल की थी। अलीहा उसकी बात पर सुन सी रह गई थी। तो क्या उसने बाबा की बात सुन ली थी? ये सोच जहन में आते ही अलीहा के अंदर इश्ताल की एक लहर सी उठी थी। उसका मतलब था कि जो बात वो पिछले कुछ अरसे से अपनी नज़रों से कह रहा था, यकीनन आज वो उसे अल्फाजों का रूप देने जा रहा था, मगर अलीहा को उसके ऐसा करने से पहले ही उसे रोकना था। छुपकर किसी की बातें सुनना यकीनन एक इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है, जो कि कम अज़ कम आप जैसे बाशऊर इंसान को ज़ेब नहीं देती। अलीहा की बात पर अजहर के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। उसे अलीहा की झुंझलाहट मज़ा दे रही थी। यूँ बात पुरस करती उसे अपनी अपनी सी लगी थी। तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? मेरे सुन लेने पर या चचा जान के फ़ैसले पर? अजहर ने उसे मज़ीद चिराने को दरियाफ्त किया। दोनों पर। उसके जवाब पर अजहर के चेहरे की मुस्कुराहट यकलख्त सिमटी थी। उसने जांचती नज़रों से अलीहा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया था, जो कि अब कदरे सपाट दिखते थे। अजहर के नज़दीक इसको गुस्सा उसके बात सुनने पर आया था, मगर शायद बात कुछ और थी। उसे इरफान सदीकी के फ़ैसले पर एतराज़ था। इस सोच पर ही अजहर का दिल डूबा था। वजह जान सकता हूँ? अब के अजहर का लहजा भरपूर संजीदगी लिए हुए था। वो 2 कदम मज़ीद चल कर अलीहा के ऐन सामने आन रुका था। उसकी बेताब निगाहें अलीहा के सभी चेहरे का अहाता किए हुए थीं। मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। इसकी लो देती नज़रों से घबरा कर अलीहा ने रुख मोड़ कर दबे दबे लहजे में कहा था। अजहर को एक पल को लगा था समझने में कि वो उसकी निगाहों से परेशान हो रही है। उसके लबों पर एक खफीफ मुस्कुराहट उभर कर मादूम हुई थी। मैं वजह जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। अजहर ने उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख वापस अपनी जानिब मोड़ा था। अलीहा ने एक तनबीही निगाह उस पर डालकर फ़ौरन अपना बाजू एक झटके से वापस खींचा था। मुझसे जवाब मांगने के बजाय आप एक बार ताई जान से बात कर लेते तो इस बात पर उसकी नौबत ही ना आती। अजहर ने उसकी बात पर गहरा सांस भरा था। वो अलीहा के गुरेज का सबब जान गया था। चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर खुद को पुरसुकून करते उसने अपनी तवज्जो वापस सामने खड़ी अलीहा की तरफ मोड़ी थी, जो सर झुकाए पैर के अंगूठे से ज़मीन पर बिछी शीट को खुरच रही थी। मैं वक्त आने पर माजी से भी बात कर लूँगा। तुम्हें इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस सफ़र में मेरा साथ दोगी? अजहर के आसो निराश में झूलते सवाल पर अलीहा का दिल ज़ोरों से धड़का था, मगर ऐन वक्त पर अकल आरे आ गई थी। बेहतर है कि आप मुझसे कोई भी वादा वाईद लेने की बजाय पहले अपनी वालदा की राय जान लें और फिर मुझसे बात करें। अलीहा ने दिल की दुहाई को रद्द करते बेलचक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की थी। चलो ठीक है, फिर पहले इनसे ही बात कर लेता हूँ, मगर एक बात याद रखना कि अजहर इमरान के दिल की अवलीन खुशी है। अलीहा इरफान और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं हर हद से गुजर जाऊँगा। अजहर ने इसके कंधे पर अपने हाथों का हल्का सा दबाव डालते उसकी आंखों में आंखें डालकर जब जज्बात से भरपूर लहजे में अपनी बात मुकम्मल की थी। अलीहा का दिल न जाने क्यों किसी अनदेखे खौफ से लर्जा था। वो तेज़ी से पलकों की बार गिरा गई थी। जनाब अजहर इमरान, इस घर की दीवारों में शीशा नहीं भरा गया कि आप यूँ बबांग दहल अपनी नाम निहाद मोहब्बत के राग अलापें और कोई सरगोशियाँ यहाँ के मकीनों की समासों से ना टकराएं। बेहतर है कि अपना ये मोहब्बतनामा रिश्तों से जीतने के बाद खोलें। आज तो मैं इस कमरे से जा रही हूँ, मगर आइंदा यूँ बिना इजाज़त मेरे कमरे में कभी मत आइएगा। इसे न जाने क्यों लगा था कि अगर वो चंद पल मज़ीद इसकी पुरतब्श गुर्बत में खड़ी रही तो इधर ही पिघल कर पानी हो जाएगी। इसे बेमोल होकर बहने से खौफ आया था, सो वो उसके हाथ अपने कदों से झटकती कदरे दुरुस्ती से कहकर कमरे से निकल गई थी। अजहर की पुरसोच नज़रों ने कमरे के बाहर वसी दलान में दूर तक उसका पीछा किया था। भले ही अलीहा ने उसे कोई उम्मीद का जुगनू नहीं थमाया था, मगर
وہ اس کی نظریں چرانے سے ہی جان گیا تھا کہ وہ صرف سکینہ کے خوف سے اس کی بات ماننے سے انکاری تھی، اور اسے اب یہ ڈر ہی تو مٹانا تھا۔ اس کمرے کی ہر چیز نے ان کی پہلی محبت کے انجام پر ماتم کرتے شکوہ کی نگاہوں سے دہلیز پہ ٹکی قسمت کو دیکھا تھا، مگر وہ خود ہی نوحہ کی ناسی وہاں سے چل دی تھی۔